Adda 24/7 was built upon the promise of providing exemplary content and authentic videos on various competitive examinations, and we have succeeded to reach many who needed guidance and training. Extending our mission, we bring you unique video courses for banking and SSC exams. View, study and prepare anytime and anywhere. Now, government job in your pocket. हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल अड्डा 247। मैं मुकेश शर्मा। लास्ट टाइम आप लोगों ने जो क्लास किया था तो वो प्राइमरी मेमोरी का क्लास था। प्राइमरी मेमोरी में मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी और उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको मैंने सेकेंडरी मेमोरी का चार्ट भी बताया था। बट अब हम देखेंगे उस सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें हमारी आती हैं, किस तरीके से मैग्नेटिक स्टोरेज काम करता है, या मैग्नेटिक स्टोरेज में कौन से टाइप के हमारे एक्सेस पॉइंट होते हैं। वो सारी चीज़ें हम सेकेंडरी मेमोरी में पढ़ते हैं और सेकेंडरी मेमोरी से ऑलमोस्ट एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते ही है। अगर हम देखेंगे आईबीपीएस में, आईबीपीएस चाहे हमारा आरआरबी हो, चाहे सीडब्ल्यूई आईबीपीएस, कोई भी एग्ज़ाम रहा हो, उसमें आपके यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को प्रॉपर देखेंगे कि एग्ज़ाम में जिस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे उसी को हमें फोकस करके चलना है कि क्या क्या हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ चीज़ें हम आपको बोर्ड पर बताएंगे और उसके साथ में उसकी हम इमेज भी आपको प्रेजेंट करेंगे कि कई बार क्या होता है कि बोर्ड पर बताया कि वहाँ पर आपको इमेज में हम आपको कलरफुल चीज़ें दिखाएंगे कि ये इतना पार्ट आपका ये है, देन आपका ये पार्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, और उसको हम बेसिक पहले बोर्ड पर देखेंगे, फिर उसकी हम बीच में आपको इमेज भी प्रेजेंट करेंगे। चलिए देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा अब अगर हम बात करेंगे यहाँ सेकेंडरी मेमोरी की, जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारी एज अ स्टोरेज मेमोरी कहलाती है। अब यहाँ स्टोरेज मेमोरी को जब भी हम देखते हैं कि स्टोरेज मेमोरी जहाँ पर डेटा हमारा परमानेंट स्टोर रहता है। अब परमानेंट मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट पार्ट आपने देखा मेमोरी का, उसमें प्राइमरी मेमोरी आपको बताया। प्राइमरी मेमोरी में मैंने आपको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बारे में बताया। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी हमारी नॉन वोलेटाइल है। अब नॉन वोलेटाइल क्या कहते हैं, तो प्राइमरी पार्ट में आप देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में डिफरेंस क्या है। तो ये हमारी जो सेकेंडरी है नॉन वोलेटाइल है, इसको हम परमानेंट कहते हैं। बट अगर देखिएगा परमानेंट का मतलब हो गया एक बार स्टोर हो गया, वो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर अगर हम परमानेंट की बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि जब तक यूजर ना चाहे तब तक वो डेटा हमारा स्टोर रहेगा, और जब यूजर उसको रिमूव करना चाहे तो डेटा हमारा रिमूव हो जाएगा। ऐसी मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी एज अ हम स्टोरेज मेमोरी कहते हैं। तो देखिएगा स्टोरेज मेमोरी में दो टाइप की हमारी मेमोरी स्टोर होती है, एक हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज और दूसरी हमारी होती है ऑप्टिकल स्टोरेज। मैग्नेटिक की बात करेंगे, मैग्नेटिक क्या है, जो मैग्नेट के फॉर्म पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट से हमारे डेटा को स्टोर करती है और उसको जो हेड रीड करेगा और आफ्टर दैट आपको प्रेजेंट करता है डेटा को। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक स्टोरेज है तो उसको हम दो तरीके से एक्सेस करते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज को टू टाइप से एक्सेस किया जाता है। फर्स्ट वन जो रहेगा वो हमारा एक सीक्वेंशियल एक्सेस होता है और दूसरा हमारा रैंडम एक्सेस होता है या डायरेक्ट एक्सेस होता है। अब यहाँ सीक्वेंशियल एक्सेस की जब भी बात की जाए, ये मैग्नेटिक टेप का सीक्वेंशियल एक्सेस कौन सा ड्राइव होता है, तो उसको हम कहते हैं एज अ टेप ड्राइव या टेप डिस्क, टेप ड्राइव, सॉरी यहाँ पर उसको हम टेप ड्राइव कहेंगे। और जो मैग्नेटिक स्टोरेज का सेकेंडरी पार्ट है जिसको हम रैंडमली एक्सेस करते हैं, तो उसके हमारे कई पार्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाएगा, फ्लॉपी डिस्क यहाँ पर रहेगा, और बाकी भी जितनी बात की जाए वो सब हमारे रैंडम एक्सेस में आएंगे। और यहाँ पर अगर हम ऑप्टिकल की भी बात करते हैं, ये भी हमारी कैसे रैंडम एक्सेस ही रहती हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारी रैंडम रहेंगी, तो ऑप्टिकल स्टोरेज में कौन कौन सी हमारी डिस्क आ जाती है, तो CD है, DVD है, BRD है और HVD है। ये हमारे सभी कैसे हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज है, और ये हमारे रैंडम एक्सेस ही रहते हैं। इनको हम रैंडमली डेटा को डायरेक्ट कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक के दो पार्ट हो गए हमारे, एक हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस रहेगा और दूसरा डायरेक्ट एक्सेस रहेगा। क्लियर? तो ये पार्ट इतना आपको क्लियर हुआ, और ये पूरा चार्ट मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी के बेसिस पर भी बताया था कि वहां पर सेकेंडरी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब इसके बाद देखिए हम डिस्कस करते हैं कि जो मैग्नेटिक स्टोरेज है या जो हमारा मैग्नेटिक टेप है, तो देखो इसमें हम एक, जैसे मैग्नेटिक टेप को कई लोग नहीं समझ पाते, तो आप जो इस तरीके से कैसेट देखते हैं,
जिसमें डेटा स्टोर होता है, इसमें कहीं पर भी आप देखिएगा डायरेक्ट डेटा रीड नहीं किया जा सकता, इसको हम 1 बाय 1 ही एक्सेस करेंगे, इसका मतलब सीक्वेंस वाइज ही। और हार्ड डिस्क में कहीं से भी हार्ड डिस्क में आपका डेटा रीड किया जा सकता है, फ्लॉपी डिस्क में कहीं से भी डेटा रीड किया जा सकता है। तो इस टाइप की हमारी डिस्क रह जाती हैं, वो रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद जो सेकेंडरी मेमोरी का मेन पॉइंट आता है वो हमारा रहता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में कौन कौन सी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट रह, अब हार्ड डिस्क में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क का जो मिनिमम स्टोरेज पार्ट है वो किस तरीके से आपका काम करता है। अब यहाँ मिनिमम स्टोरेज, तो कई बार हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं मिनिमम स्टोरेज क्या है, किस तरीके से काम करे, तो वो डिपेंड करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए मिनिमम स्टोरेज कितना है, तो वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट पर देखते हैं कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हार्ड डिस्क में हमारी कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो मिनिमम स्टोरेज हम यहाँ से उस पॉइंट को समझते हैं। दूसरा, हार्ड डिस्क में आप जब भी देखेंगे हार्ड डिस्क में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है वो सबसे पहला इसका ड्राइव लेटर का रहता है। तो हार्ड डिस्क में कभी भी आपका पार्टीशन किया जाता है तो पार्टीशन के पॉइंट पर दिखेगा सबसे पहला ड्राइव लेटर क्या आता है, सी ड्राइव लेटर होता है। नेक्स्ट वन डी, उसके बाद ई, देन एफ। इस तरीके से हम हार्ड डिस्क में कई सारे हमारे पार्टीशन तैयार होते हैं। तो ये सी ड्राइव हो गया, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, अनदर बहुत सारे आपके ड्राइव यहाँ पर बन सकते हैं। तो जो हार्ड डिस्क में आपके ड्राइव बनाए जाते हैं तो सबसे पहला जो डॉस के बेसिस से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका स्टोर होता है तो फर्स्ट वन किस ड्राइव में स्टोर होगा, तो वो सबसे पहला हमारा ड्राइव कौन सा रहता है, सी ड्राइव होता है। तो ये पार्टीशन सिस्टम कहलाता है। लेकिन यहाँ ये पार्टीशन सिस्टम किस तरीके से बनाए जाते हैं हार्ड डिस्क में वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके हम पार्टीशन सिस्टम पढ़ते हैं, किस तरीके से हमारे पार्टीशन सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पर हम जो हमारा हेडिंग रहेगा वो रहेगा पार्टीशन सिस्टम इन हार्ड डिस्क। सिस्टम इन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में पार्टीशन सिस्टम कितने तरीके से पार्टीशन सिस्टम आपका होता है। देखिए पार्टीशन सिस्टम हार्ड डिस्क में होता है आपका दो टाइप से, एक कहलाता है फैट और दूसरा कहलाता है आपका NTFS। जो अभी लेटेस्ट में हम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो सभी हमारे किस पर स्टोर होते हैं, NTFS पार्टीशन सिस्टम पर होते हैं। और जो पहले यूज किए जाते थे वो कहलाते थे फैट पार्टीशन सिस्टम। फैट, इसको हम देखते हैं फाइल एलोकेशन टेबल, ये कहलाता है हमारा फैट पार्टीशन सिस्टम। और NTFS का मतलब है आपका न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो जो आपका लेटेस्ट आपका यूज किया जाता है वो कौन सा है, NTFS। फैट के कई अलग अलग पार्ट आपसे पूछ ले जाते हैं कि फैट आपका 12 क्या है, फैट 16 क्या है या फैट 32 क्या है। तो ये बहुत डीप की बात है कि किस तरीके से आपका यहाँ पर काम करता है, किसके लिए स्टोरेज पॉइंट्स क्या रहता है, तो ये अलग पॉइंट्स आपका आ जाता है। बट यहाँ पर बेसिक मैंने आपको बताया कि फैट किस तरीके से आपका काम करता है और कौन कौन से पार्टीशन सिस्टम होते हैं। लेकिन अब आप देखते होंगे कि जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो एक ही पार्टीशन सिस्टम आता है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि जो हमारे विंडोज 7, विंडोज 8 या विंडोज 10 यूज किए जाते हैं वो केवल आपका NTFS पार्टीशन सिस्टम सपोर्ट करते हैं। और इससे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो आपके फैट पार्टीशन सिस्टम सपोर्ट करते थे, फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये स्टोरेज का एक पार्टीशन सिस्टम होता है जो हमारा हार्ड डिस्क में बनाया जाता है, या किसी भी स्टोरेज पॉइंट पर हम पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट करने पर आप वहां देखते होंगे कि जो पार्टीशन सिस्टम है जो आप फॉर्मेट करते हैं तो वहां पर आपका एक फैट पार्टीशन सिस्टम और NTFS भी आता होगा। तो ऑलमोस्ट आप फैट में उसको फॉर्मेट कर देते हैं। लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये चीज़ आपको नहीं पता चलता है, क्योंकि विंडोज 7, 8, 10 जितने भी आपके हैं ये लेटेस्ट वो सभी NTFS को ही सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ फैट और NTFS में बेसिक डिफरेंस क्या है ये चीज़ें हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस रहता है, क्यों हम फैट पार्टीशन सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या क्यों हम NTFS पार्टीशन सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ देखिएगा फैट और NTFS में डिफरेंस क्या है। जो फैट पार्टीशन सिस्टम है, यहाँ पर अगर हम फैट की बात करेंगे, फैट आपका अनसिक्योर्ड पार्टीशन सिस्टम होता है
और अगर हम इसकी बात करेंगे जो आपका एनटीएफएस है, ये आपका सिक्योर पार्टीशन सिस्टम होता है। अब देखो सिक्योर और अनसिक्योर, इसको हम देखेंगे कि सिक्योर कैसे है और अनसिक्योर कैसे। तो ये अनसिक्योर हो गया और ये आपका सिक्योर पार्टीशन सिस्टम हो गया। दूसरा फैट की अगर हम बात करेंगे, फैट पार्टीशन सिस्टम पर आपका डिस्क कोटा अप्लीकेबल नहीं होता है और इस पार्टीशन में आपका डिस्क कोटा अप्लीकेबल होता है। यहां पर आपका डिस्क कोटा अलाउ किया जा सकता है, यहां डिस्क कोटा अलाउ नहीं किया जा सकता। अब दोनों सिक्योर और डिस्क कोटा को हम समझते हैं ये क्या होता है। देखिएगा, जब भी आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर कई आप यूजर बनाते हैं और यूजर में देखिएगा एक एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप होता है और दूसरा अगर हम देखेंगे तो जो आपका गेस्ट का पार्ट होता है। अनदर कोई आपका गेस्ट यूजर है और एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सी ड्राइव में स्टोर किया। अगर आपके सिस्टम पर फैट पार्टीशन बनाया गया और आपने कोई भी डेटा डेस्कटॉप पर स्टोर किया, एक यूजर एडमिनिस्ट्रेटर है, दूसरा यूजर गेस्ट यूजर है। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर ने डेस्कटॉप पर डेटा स्टोर किया और जब गेस्ट यूजर उसको लॉगिन करेगा आफ्टर दैट, तो वो डेस्कटॉप पर जो एडमिनिस्ट्रेटर ने डेटा स्टोर किया होगा वो डेटा किसी भी गेस्ट यूजर को रिप्रेजेंट नहीं होगा, ना उसको वो वहां से एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब वो अगर एनटीएफएस पार्टीशन सिस्टम है तभी वो आपका पॉसिबल है। इसका मतलब वो आपका कैसा हो गया, पार्टीशन सिस्टम सिक्योर हो गया, सी ड्राइव को सिक्योर करता है। क्योंकि DEF जितनी भी होती हैं वो आपकी लोकल ड्राइव कहलाती हैं, तो वहां पर तो कोई भी डेटा आपका स्टोर करेगा, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर ही स्टोर करे या फिर आपका क्लाइंट स्टोर करे या गेस्ट यूजर स्टोर करे, तो वो तो सभी वहां पर देखेंगे। बट सी ड्राइव में वो आपका अगर एनटीएफएस है तो वो सिक्योर रहेगा, और अगर फैट पार्टीशन सिस्टम है तो वो गेस्ट का एडमिनिस्ट्रेटर यूजर डेटा देख सकता है और एडमिनिस्ट्रेटर का गेस्ट यूजर डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो इसीलिए उसको कहते हैं वो कैसी हो गई, आपकी अनसिक्योर कहलाता है। तो फैट अनसिक्योर है, एनटीएफएस सिक्योर है। दूसरा डिस्क कोटा की बात करते हैं। डिस्क कोटा में देखिए एडमिनिस्ट्रेटर और गेस्ट यूजर, कई सारे आपके गेस्ट यूजर हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर किसी यूजर के लिए पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड करना चाहता है एक डिस्क पर, कि जो भी आपको दिया गया कि जो आपकी हार्ड डिस्क 1 TB की है, 1 टेराबाइट की है या 500 GB की है, तो लेकिन यूजर के लिए जो हमें एक लिमिट प्रोवाइड करना है कि कोई भी यूजर मैक्सिमम जो स्पेस यूज कर सकता है वो 100 MB यूज कर सकता है। इसका मतलब अगर एनटीएफएस पार्टीशन दिया गया तो पर्टिकुलर यूजर के लिए आपका एक स्पेस निर्धारित किया जा सकता है, एक स्पेस वहां पर अलाउ किया जा सकता है, उसके ज्यादा वो स्पेस यूज नहीं कर सकता है पर्टिकुलर यूजर पर, कोई भी यूजर आपका रहा। लेकिन अगर फैट पार्टीशन सिस्टम है तो वहां पर उस पर यूजर पर कोई भी लिमिट प्रोवाइड नहीं की जा सकती, मतलब डिस्क कोटा वहां पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये पार्ट आपका डिस्क कोटा और सिक्योर और अनसिक्योर का दोनों का मीन्स रहता है। तो फैट पार्टीशन सिस्टम और एनटीएफएस पार्टीशन, इसीलिए लेटेस्ट जो आपका यूज किया जाता है वो कौन सा रहता है, एनटीएफएस पार्टीशन सिस्टम यूज किया जाता है। तो ये पार्टीशन सिस्टम आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि ये आपका फैट और एनटीएफएस क्या होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी चीजें अगर आपको क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप मेल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि हाँ ये सर आपको क्लियर नहीं हुआ या ये चीजें आपको क्लियर हो गई। जो भी चीजें हैं आप कमेंट बॉक्स में प्रॉपर लिखिएगा, ओके। और अगर इसके अलावा जो पहले भी आपको मैंने बताया तो आप प्रीवियस लेक्चर आपने जो स्टोर किया गया है, प्रीवियस लेक्चर वहां पर आपका अड्डा 247 पर है, तो उसको आप वहां से देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के। चलिए अब देखते हैं कि इसमें हार्ड डिस्क में किस तरीके से आपका डेटा जो स्टोर किया गया, किस तरीके से डेटा जो यूज किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो हार्ड डिस्क में जो डेटा आपका स्टोर किया जाएगा तो वो एक पार्टीशन अकॉर्डिंग आपका स्टोर किया जाता है। तो देखिएगा ये हार्ड डिस्क का एक पार्ट होता है प्लेटर, इसको हम इमेज भी आपको रिप्रेजेंट करेंगे, एक इमेज में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपका प्लेटर होता है, क्या सेक्टर होते हैं, क्या ट्रैक होते हैं। ये हार्ड डिस्क में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और कई बार आपसे पूछा भी जाता है। तो ये पूरा एक पार्ट हमारा क्या हो गया, इसको हम कहते हैं एज अ प्लेटर। ये आपका प्लेटर है और ये प्लेटर आपके कई कंसेंट्रिक सर्किल में डिवाइड हो जाता है और इन सर्किल की अगर बात की जाए इनको हम कहते हैं ट्रैक। ये ट्रैक हमारे कई मल्टीपल एरिया में डिवाइड होते हैं और जो आपके ये एरिया तैयार हो गए इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है सेक्टर।
अब एग्जाम में पूछा जाता है कि डेटा किस पार्ट में स्टोर किया जाता है, तो डेटा हमेशा कहाँ स्टोर होता है, आपका सेक्टर में स्टोर होता है। और एक सेक्टर में कितना डेटा आपका स्टोर होता है, वो डेटा आपका स्टोर होता है 512 बाइट, 512 बाइट स्टोर इन अ डेटा इन वन सेक्टर। मतलब एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा ही आपका स्टोर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में ऑलमोस्ट ये पूछा जाता है। अब यहाँ लेकिन ये हार्ड डिस्क में आप देखिएगा, जो हार्ड डिस्क में जितना भी पार्ट आपका प्लेटर पर जो ट्रैक बने, सेक्टर बने, ये किस तरीके से बनाए गए, या ये कब बनते हैं, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग पीरियड में ही बनते हैं, या आप किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ये जो ट्रैक और सेक्टर हार्ड डिस्क में आपके बनते हैं, तो जब आप सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं या किसी भी ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, तो फॉर्मेट जो प्रोसेस होता है वही आपके ट्रैक और सेक्टर बनाता है। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, विच प्रोसेस क्रिएट अ ट्रैक एंड सेक्टर ऑन अ प्लेटर। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, फॉर्मेटिंग प्रोसेस, किसने, जो फॉर्मेट किया गया। इसीलिए कभी भी आप देखिएगा ड्राइव, हम सी ड्राइव, डी ड्राइव या अनदर कोई भी ड्राइव बनाते हैं, और जब तक हम उसको फॉर्मेट नहीं करते हैं तब तक उसमें डेटा राइट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब फॉर्मेटिंग प्रोसेस से ट्रैक और सेक्टर बने, और जब सेक्टर बना इसका मतलब उस एरिया से पर्टिकुलर फास्ट प्रोसेस में हमारा हेड डेटा को रीड कर सकता है या वहां पर डायरेक्टली डेटा को राइट कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अब यहाँ पर हमारे कई सेक्टर तैयार हुए। अब इन सेक्टर की अगर बात की जाए कि ये ग्रुप ऑफ सेक्टर क्या कहलाएगा, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए ग्रुप ऑफ सेक्टर, तो ग्रुप ऑफ सेक्टर जब भी पूछा जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, क्लस्टर। ग्रुप ऑफ सेक्टर क्या कहलाते हैं, क्लस्टर कहलाते हैं। और ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन लोग यहाँ पर आंसर गलत क्यों करते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेक्टर ऐसे समझते हैं और उसको ट्रैक लगा देते हैं और आंसर हमारा रॉन्ग हो जाता है और हम निगेटिव आंसर में पहुंच जाते हैं। 0.25 मार्क्स हमारा गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम देखेंगे कि हमारा ग्रुप ऑफ सेक्टर क्या है, उसको हम क्लस्टर कहते हैं। अब यहाँ पर ये हम आपको इमेज भी रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से आपका प्रेजेंट किया जाता है। तो आप यहाँ पर इमेज देखेंगे कि ट्रैक और सेक्टर क्या है, उसमें मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो आपकी यहाँ पर इमेज इसके बाद आप देखेंगे और इमेज आपको रिप्रेजेंट करेगी। ये इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज आपको ट्रैक और सेक्टर बता रही है, किस तरीके से आपके ट्रैक हैं और किस तरीके से सेक्टर हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपकी इसमें प्रेजेंट की गई, कौन सा सिलेंडर पार्ट है, कौन सा ट्रैक पार्ट है, कौन सा आपका प्लेटर है और कौन सा सेक्टर है, किस तरीके से सेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर। चलिए अब हम फिर से बोर्ड पर आते हैं और देखते हैं आगे का पार्ट। तो देखिएगा, इसके बाद जो ट्रैक और सेक्टर के बाद हमारे पार्टीशन सिस्टम, कई बार आपसे पूछ ले जाते हैं कि पार्टीशन सिस्टम में और भी क्या क्या चीज़ें हमारी होती हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम पार्टीशन की बात कर दें। अब पार्टीशन में आप देखते हैं पार्टीशन क्या है और किस तरीके से आपके पार्टीशन किए जाते हैं। तो ये तो आपका सी ड्राइव होता है, इसको ऑलमोस्ट आप देखिएगा कि आपका ड्राइव बोला जाता है। जब हम ड्राइव की बात करेंगे तो यहाँ पर आपसे ड्राइव की बात कर दी जाती है। तो ड्राइव में सी हो गया, डी ड्राइव हो गया, ई ड्राइव, अनदर बहुत सारे आपके ड्राइव बनते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टीशन। तो हाउ मेनी पार्टीशन क्रिएट अ हार्ड डिस्क या इन अ डिस्क, इस तरीके से बात की जाए तो देखिए पार्टीशन जो होते हैं हमारे वो 4 टाइप से यहाँ बनते हैं। एक प्राइमरी, दूसरा पार्टीशन होता है आपका एक्सटेंडेड, और तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा आपका एक्सटेंडेड के अंदर बनता है आपका लॉजिकल, और चौथा होता है अनअलोकेटेड। यहां पर ये आपके 4 टाइप्स के पार्टीशन बनते हैं। कभी भी आप देखिएगा जो आपका सी ड्राइव बनता है वो सी ड्राइव हमेशा किस में बनेगा, वो प्राइमरी में बनता है। अब क्वेश्चन ही आ जाता है कि प्राइमरी मिनिमम कितने बनाए जा सकते हैं और प्राइमरी मैक्सिमम कितने बनाए जा सकते हैं। तो मिनिमम तो आपका कितना बनेगा, 1, और वो एक ड्राइव का नाम क्या होगा, सी ड्राइव होगा। और मैक्सिमम की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं 4, और उन 4 में एज एग्जांपल की बात की जाए तो 4 कौन कौन से, एक सी हो सकता है, एक डी हो सकता है, एक ई हो सकता है, एक एफ हो सकता है, या इसमें कोई भी अलग भी आप नाम प्रेजेंट कर सकते हैं, ई एफ जी एच, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। बट मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, आपके 4 ही बन सकते हैं। उसके बाद अगर आपका डिस्क पे कितना भी स्पेस फ्री रहे, आप कोई भी पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं या कोई भी नई ड्राइव नहीं बना सकते हैं। लेकिन अब अगर आपने प्राइमरी 2 बनाए, 1 बनाया, 3 बना लिया, तो एक स्पेस बनने का आपका है,
तो एक वो आप स्पेस पूरा क्या बना सकते हैं, उसको हम एक्सटेंडेड बनाते हैं। ये आपका पूरा पार्ट एक्सटेंड हो गया और इस एक्सटेंड के अंदर आप फिर लॉजिकल बना सकते हैं। तो लॉजिकल देखिएगा, टोटल हमारे अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं ए से लेकर जेड तक, तो ये सारे बनते हैं। बट यहां पर ए और बी की जब हम बात करेंगे तो ए और बी दो ड्राइव लेटर जो आपके होते हैं, ये आपके ड्राइव लेटर की बात की जाए, ये जो आपके ड्राइव लेटर हैं ये किसके लिए रिजर्व हैं आपके, ये रिजर्व रहते हैं आपके फ्लॉपी डिस्क के लिए। जो फ्लॉपी डिस्क का आपका ड्राइव लेटर होगा तो उसके लिए ए और बी क्या हैं आपके रिजर्व रहते हैं। लेकिन उसके बाद सी आपका हार्ड डिस्क के लिए बना, तो सी से लेकर हम जेड तक सारी ड्राइव बना सकते हैं। अगर आपका एक कोई भी डीवीडी रोम लगा है या कोई भी राइटर लगा है, एक ड्राइव उसके लिए भी चाहिए होगा, तो एक ड्राइव यहां से फिर कम हो जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से आप मैक्सिमम इतनी ड्राइव बना सकते हैं। तो लॉजिकल की बात की जाए, लॉजिकल आपके किसके अंदर बनेंगे, एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आपके लॉजिकल बन जाते हैं। अब सपोज दैट मैंने यहां पर दो बना दिए सी एंड डी, तो हम यहां पर फिर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल एक्सेट्रा, इस तरीके से आपके लॉजिकल बन जाते हैं। तो लॉजिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम कितनी लॉजिकल ड्राइव आप बना सकते हैं, तो मैक्सिमम लॉजिकल की बात की जाती है तो मैक्सिमम बन सकते हैं आपके 23। रीजन, क्योंकि यहां पर हम प्राइमरी एक मैंने बनाया, उसके बाद हमारे पास 24 ड्राइव्स टोटल हैं, क्योंकि ए और बी इधर आपके रिजर्व हो गए, तो सी से लेकर जेड तक 24, एक बनाया तो 23 हमारे बचे हुए ड्राइव लेटर हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, लॉजिकल बना सकते हैं। ये हार्ड डिस्क के स्पेस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उनको बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैक्सिमम लॉजिकल कितने बनाए जा सकते हैं, 23। मिनिमम कोई जरूरत नहीं है, हम केवल आपके प्राइमरी ही 3 बनाते हैं, तो लॉजिकल बनाने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस क्लियर, कोई भी डाउट नहीं है, इस चीज को आप क्लियर करते चलिएगा। अनअलोकेटेड क्या है कि अगर हम कुछ भी स्पेस नहीं बनाते हैं तो वो आपका जो फ्री स्पेस रहता है उसको हम क्या कहते हैं, अनअलोकेटेड। जिसको कोई भी मैंने लोकेट नहीं किया वो आपका कहलाता है अनअलोकेटेड स्पेस। डिस्क में आपका जो फ्री स्पेस रहेगा वो अनअलोकेटेड स्पेस कहलाता है। क्लियर? ये चीज आपको क्लियर हुई होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के बेसिस पर है। कई बार IBPS में हाई लेवल जब पूछ लिया जाता है तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब देखिएगा, हाँ बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और बराबर लिखते रहिएगा कि कोई भी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं, यहां पर देखिएगा एक चीज और आपसे पूछ ली जाती है कि सर हमने सी से लेकर जेड तक सारी ड्राइव बना दिया, क्या पेन ड्राइव लगाएंगे, पेन ड्राइव आपकी डिटेक्ट होगी, क्योंकि उसके लिए भी एक ड्राइव लेटर चाहिए होगा। तो यहां पर देखिएगा आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई ड्राइव लेटर नहीं है तो पेन ड्राइव सिंगल ए या वी में से एक ड्राइव लेटर डिटेक्ट कर लेगी। अनदर कोई अगर आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो वो आपकी डिटेक्ट नहीं होगी। अब जैसे अगर हम बात करेंगे किसी पेन ड्राइव की, तो अगर एक पेन ड्राइव आप लगाएंगे तो पेन ड्राइव ए और बी में से कोई एक सिंगल ड्राइव लेटर डिटेक्ट कर लेगी। अनदर कोई भी आप पेन ड्राइव लगाएंगे वो आपकी डिटेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई भी ड्राइव लेटर रिमाइंडर नहीं है, और जब तक उसको ड्राइव लेटर अलॉट नहीं होगा तब तक वो आपकी डिटेक्ट नहीं होगी। और बॉटम से नोटिफिकेशन पार्ट से जब आप देखते हैं एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी डिस्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया, दिस डिस्क इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो आपकी इस तरीके से मैसेज प्रेजेंट हो जाएगा और वो डिस्क आपकी डिटेक्ट नहीं होगी। क्लियर? तो ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें आपको हार्ड डिस्क में आनी चाहिए। हार्ड डिस्क के बेसिस पर ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा कि कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी आपको बताया गया mukesh.kumar@adda247.com। और उसके अलावा भी अगर कोई भी डाउट आता है आफ्टर वीडियो देखने के बाद आप वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हैं कि या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको रिप्लाई किया जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट पार्ट। तो हार्ड डिस्क में ऑलमोस्ट आपने देखा कि क्या हमारा प्राइमरी पार्ट है, क्या हमारा सेकेंडरी पार्ट है, और किस तरीके से हमारे पार्टीशन किए जाते हैं, एक्सेस पॉइंट्स क्या है, किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। तो ये तो आपका हार्ड डिस्क का इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हार्ड डिस्क अब देखते हैं कि हार्ड डिस्क के जो आपके कनेक्टर दिए जाते हैं या जो हमारे बसेस दिए जाते हैं उनके बारे में, क्योंकि हार्ड डिस्क में जैसा कनेक्टर होगा उसी के बेसिस पर आप उसमें कोई भी जो आपका बसेस लगेगा या कोई भी वायर होगा तो वो उसी टाइप का दिया जाएगा। तो टाइप्स पूछ लिए जाते हैं उसके बेसिस पर। तो देखिए
अकॉर्डिंग टू इंटरफेस, जो हमारे इंटरफेस होते हैं उनके बेसिस पर आपके हार्ड डिस्क कितने टाइप्स की होती है। तो देखिए एक आती है SCSI जो पहले आपकी यूज की जाती थी, देन आप देखिएगा एक यूज की गई ATA, उसके बाद आप देखेंगे एक आई आपकी PATA, और अब जो हम यूज कर रहे हैं ऑलमोस्ट वो हमारी कैसी है, SATA है। टाइप्स ऑफ इंटरफेस या हार्ड डिस्क के टाइप अकॉर्डिंग टू इंटरफेस। तो आपके यहां पर 4 हो गए, SCSI, ATA, PATA और SATA। तो आपके 4 टाइप्स के आपके जो यहां पर इंटरफेस रहते हैं। SCSI की बात करेंगे, इसका मतलब होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम और इंटरफेस। तो ये आपका पार्ट हो गया इसका जी SCSI, ओके। और दूसरा अगर हम देखेंगे यहां पर ATA का मतलब होता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट ATA। PATA में बस यहां पर सेम वही रहेगा, बट P का मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल, और SATA में S का मतलब क्या हो जाएगा, सीरियल। ये 2 चीजें हमें यहां पर याद रहनी चाहिए। SCSI SCSI मतलब स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ATA एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, PATA पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, SATA सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। उपसो की यहाँ पर ये आपको दोनों चीजें क्लियर हुई कि पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट क्या है और सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी क्या रहती है। क्लियर, डन। या कोई भी अगर बताइएगा इस लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा कि हाँ सर ये प्रॉब्लम आती है, तो आपको सारी चीज़ें बताएं। तो यहाँ पर ये जो आपका है अकॉर्डिंग टू इंटरफेस हमारी हार्ड डिस्क कितने टाइप की हैं, तो अकॉर्डिंग टू इंटरफेस हमारी जो हार्ड डिस्क रहती हैं वो आपकी 4 टाइप्स की हैं, SCSI, ATA, PATA और SATA। ओके, चलिए नेक्स्ट वन आगे मूव करते हैं। अब ये हार्ड डिस्क के आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्लियर हुए। नेक्स्ट वन, अब कुछ पार्ट आते हैं आपके, अब हम ऑप्टिकल स्टोरेज की तरफ मूव करेंगे। तो ऑप्टिकल स्टोरेज कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ऑप्टिकल स्टोरेज में देखते हैं। सबसे पहले आपका पार्ट आ गया CD, देन DVD, उसके बाद BRD और देन हमारा पार्ट आ गया HVD। CD का मतलब हो जाता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑलमोस्ट देखिएगा ये DISC लिखा होता है, डिस्क की बात करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD की बात की जाए, DVD का मतलब हो गया आपका डिजिटल, ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल और डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। BRD का मतलब होता है ब्लूरे डिस्क और HVD का मतलब होता है होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, तो ये आपके चारों पार्ट CD, DVD, BRD और HVD के आते हैं। अब ये तो हमें फुल फॉर्म्स तो इनका पता चल गया, लेकिन इनका स्टोरेज कई बार आपसे ऑलमोस्ट पूछ लिया जाता है कि किसका किस तरीके से मैक्सिमम स्टोरेज रहता है। तो ठीक है, CD के लिए जब भी स्टोरेज की बात की जाए तो हमारा मैक्सिमम यहाँ देखते हैं कितना आता है, आपका 700 MB रहता है। DVD की बात की जाए तो DVD में आप देखते हैं जो ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड्स आपका आएगा तो वो 4.7 GB स्टैंडर्ड्स। BRD की बात करते हैं ये 25 to 50 GB स्टोरेज, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 3.7 TB to 6 TB तक का आपका स्टोरेज इसमें दिया जाता है। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये आपका अवेलेबल नहीं है, ये आपका प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ CD में 700, 4.7 GB और 25 to 50 GB। लेकिन यहाँ पर जो आपके हैं ये किस तरीके की डिस्क हमारी प्रेजेंट होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो डिस्क होती है जिसमें वन साइडेड डेटा को राइट किया जाता है, दूसरी होती है बोथ साइड डेटा को राइट किया जाता है टॉप एंड बॉटम में। तो यहाँ पर एक आती है आपकी सिंगल साइडेड सिंगल डेंसिटी। सिंगल साइडेड सिंगल डेंसिटी मतलब अगर हम यहाँ बात करेंगे ये पार्ट हो गया हमारा CD, और इसकी स्टोरेज आपको कैपेसिटी बताई गई कितनी है, 700 MB। ये आपकी हो गई सिंगल साइडेड सिंगल डेंसिटी। अब दूसरा DVD की अगर हम बात करेंगे, DVD आती है आपकी सिंगल साइडेड डबल डेंसिटी, सिंगल साइडेड डबल डेंसिटी। अब यहां पर हम DVD की बात करते हैं, DVD हमारी सिंगल साइडेड डबल डेंसिटी, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी, 4.7 GB।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ डबल साइडेड डबल डेंसिटी की बात करेंगे, वो भी हमारी क्या है, डीवीडी का पार्ट है, और दूसरा हमारा रहता है बीआरडी का। ये दोनों आपकी आती हैं। तो ये जो आपकी बीआरडी है, ब्लू रे डिस्क, इसमें आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी, तो अगर डबल साइडेड है तो वो आपकी 50 GB की हो जाती है, और अगर वो बीआरडी हमारी, यहां पर बीआरडी की बात करेंगे, अगर बीआरडी हमारी सिंगल साइडेड डबल डेंसिटी है तो इसकी कैपेसिटी रहेगी आपकी 25 GB। ये चीज आपको क्लियर रहना चाहिए। तो डीवीडी का साइज जो रहता है आपका वो 4.7 GB। अब डबल साइडेड अगर डीवीडी है तो डबल साइडेड डीवीडी का स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है, 9.2 GB। तो दोनों टाइप की यहां पर डीवीडी भी आती हैं, तो 9.2 GB आपकी डीवीडी भी आती है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ये स्टोरेज के टाइप्स और ऑलमोस्ट SSD, SSDD और DSDD, इन तीनों का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सिंगल साइडेड सिंगल डेंसिटी, सिंगल साइडेड डबल डेंसिटी, डबल साइडेड डबल डेंसिटी, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर फुल फॉर्म के बेसिस पर पता होना चाहिए, और साथ साथ में इसका स्पेस भी आपको पता रहना चाहिए कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी दी जाती है। तो ये सारी चीजें आपको ऑप्टिकल स्टोरेज में क्लियर हुई होगी, किस तरीके से आपकी डिस्क आती है जो आपकी स्टोर की जाती है। अब HVD की बात करते हैं। HVD अभी हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, ना ये आपकी मार्केट में मिलती है। तो यहाँ पर इसका स्टोरेज कैपेसिटी, और केवल इसका एग्जाम में ऑलमोस्ट फुल फॉर्म भले आता है, लेकिन कभी स्टोरेज की बात नहीं की जाती क्योंकि ये आपके मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, एक आपको मैग्नेटिक स्टोरेज का एक पार्ट और बताया था, फ्लॉपी डिस्क। इस फ्लॉपी डिस्क की बात की जाए तो फ्लॉपी डिस्क क्या है और किस तरीके से आपकी काम करती है, इसके बारे में देखिए एग्जाम में ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। स्टोरेज का अगर आपका क्वेश्चन में साइज दिया गया तो आपसे वहाँ पर कैपेसिटी पूछी जाती है, और अगर कैपेसिटी दी गई तो आपसे साइज की बात की जाएगी, ऑप्शन साइज के दिए होंगे। तो देखिए ऑलमोस्ट एग्जाम में एक ही आता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको 3 साइज बताते हैं। देखिए पहले आई 8 इंच की साइज की फ्लॉपी, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी 768 KB। आफ्टर दैट साइज डिक्रीज हुआ, कैपेसिटी इंक्रीज हुई, तो आई आपकी 5.25 इंच, जिसकी कैपेसिटी थी 1.2 MB। और आफ्टर दैट 3.5 इंच की फ्लॉपी आई, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, बट कभी इन केस ये आपसे आ जाए तो इसलिए दोनों बता दिए जाते हैं। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा है, आपका 3.5 इंच। अब इसको 3.5 को 3.1/2 भी लिखा जा सकता है, ये तो नॉर्मली आप समझ ही सकते हैं कि किसको किस तरीके से, और इसका साइज जो रहेगा 1.44 MB। ये आपका कैपेसिटी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा फ्लॉपी का ये क्वेश्चन आपका ये हो गया, और दूसरा फ्लॉपी के क्वेश्चन की बात की जाए तो फ्लॉपी में आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो अभी जो मैंने आपको बताया कि फ्लॉपी का रिजर्व ड्राइव लेटर, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव रिजर्व ड्राइव लेटर, जो उसका फ्लॉपी डिस्क ड्राइव लेटर जो आपका दिया गया वो आपका रिजर्व कौन सा है, A और B। ये दोनों ड्राइव लेटर किसके रिजर्व हो गए, आपके फ्लॉपी के दोनों रिजर्व ड्राइव लेटर रहते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो आप डेटा स्टोर करते हैं या सबसे पहला जो आपका ड्राइव बनता है वो कौन सा ड्राइव होता है, C ड्राइव होता है। C के बाद D, E, F इस तरीके से आपके प्रेजेंट होते हैं, बट आपका फ्लॉपी के लिए रिजर्व A और B रहता है। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर फ्लॉपी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए और एक पार्ट और देखते हैं, उसके बाद ये सब आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। चलिए अब हम देखते हैं, इसके बाद एक पॉइंट और आपसे पूछ लिया जाता है, फ्लैश स्टोरेज या फ्लैश मेमोरी। तो देखिएगा फ्लैश स्टोरेज लिखा जाए या फ्लैश मेमोरी की बात की जाए तो इस मेमोरी में आपका जो पॉइंट रहता है, कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सबसे पहले पेन ड्राइव की बात की जाती है, और दूसरा आपका आता है जो हमारा मेमोरी कार्ड रहता है। ये दोनों पॉइंट आपके किस में आएंगे, फ्लैश मेमोरी में रहते हैं।
देखिए पेन ड्राइव के लिए भी आपका ड्राइव लेटर की रिक्वायरमेंट होती है और मेमोरी कार्ड के लिए भी आपकी ड्राइव लेटर की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके लिए ड्राइव लेटर जरूरी है। दूसरा, यहाँ पर जब भी आप देखिएगा, इसको एग्जाम में आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फ्लैश मेमोरी, और फ्लैश मेमोरी आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया, जो प्रीवियस क्लास आपको लाइव पढ़ाया था उसमें आपको बताया कि फ्लैश मेमोरी इज द पार्ट ऑफ किसका है, EEPROM। मतलब सेकेंडरी मेमोरी में तो आपका फ्लैश आ गया और EEPROM प्राइमरी का पार्ट है, और प्राइमरी में कौन सी मेमोरी का पार्ट आपका है, ये रोम का पार्ट है, और ये भी आपका नॉन वोलेटाइल है और ये भी आपका कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको मैंने आपको बताया था प्रीवियस में कि EEPROM इज द पार्ट ऑफ किसका है, कि प्राइमरी का, और रोम का पार्ट है, और रोम में वो मेमोरी आपकी EP का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली जिसको इरेज करके दोबारा से प्रोग्राम किया जा सकता है, वो इज द पार्ट ऑफ EEPROM कहलाती है, और उसको हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। अब यहाँ फ्लैश क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखिएगा पेन ड्राइव को जब हम फॉर्मेट करते हैं वन टाइम में ये टोटली फॉर्मेट होती है। अब जैसे मैंने पेन ड्राइव डिटेक्ट लगाया और पेन ड्राइव डिटेक्ट हुई सिस्टम में, और इसका ड्राइव लेटर आपको दिया गया जी। अब ये आपका जी ड्राइव लेटर जैसे ही आपका प्रेजेंट होगा, अगर आप इसको फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट जो आप करेंगे वो किस तरीके से आपका फॉर्मेट होगा, ये पूरा ड्राइव आपका वन टाइम फॉर्मेट होता है। वन टाइम फॉर्मेट मतलब ये आपका टोटली फ्लैश हो गया, वन टाइम में ही सारा डेटा रिमूव हो गया। सेम एज आपका मेमोरी कार्ड भी ही आपका वन टाइम में ही आपका फॉर्मेट होता है, तो इसीलिए इसको हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं कि वन टाइम ये आपका इरेजेबल होता है, इसीलिए ये पार्ट ऑफ फ्लैश मेमोरी हो। ये आपसे एग्जाम में फ्लैश मेमोरी का पार्ट पूछ लिया जाता है। और दूसरा, ये फ्लैश मेमोरी पार्ट ऑफ किसका है, ये फ्लैश मेमोरी जो आपका पार्ट रहेगा वो मैग्नेटिक स्टोरेज का ही रहता है। मैग्नेटिक स्टोरेज का एक टाइप्स है जिसको हम फ्लैश स्टोरेज कहते हैं, और ये सेकेंडरी मेमोरी का आपका पार्ट रहता है। क्लियर? तो जो आपका सेकेंडरी मेमोरी में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों को आज बताई गई, और इसी के बेसिस पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट जब आपकी क्लास में आपको बताएंगे तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ऑलमोस्ट मेमोरी बेसिस जितने भी आपके क्वेश्चंस तैयार होंगे उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट लाइव क्लास में आपको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में आपके प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के ऑलमोस्ट क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं। तो आज के लिए आपको सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू। Adda 24/7 was built upon the promise of providing exemplary content and authentic videos on various competitive examinations, and we have succeeded to reach many who needed guidance and training. Extending our mission, we bring you unique video courses for banking and HSC exams. View, study and prepare anytime and anywhere. Now, government job in your pocket.